बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। तो आइए इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक को कवर किया जाएगा। हम पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एग्जांपल्स, फिर यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किया जाएगा और बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किया जाएगा। काफ़ी सारे ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो को करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती क्या है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज का ये एक फीचर है जो हम प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि रीडिफाइन कर दे एडिशनल मीनिंग ऑपरेटर का। अब जैसा कि हमें पता है कि प्लस है जो वो क्या करेगा, उसको कंपाइलर को पहले से ही इंफॉर्मेशन है कि जो प्लस ऑपरेटर है वो दो नंबरों को ऐड करेगा। इसी तरह माइनस ऑपरेटर का भी पहले से आइडिया है उसको कि वो दो नंबरों को माइनस कर देगा या तीन नंबरों को, जितने भी हमारे पास वो ऑपरेंड होंगे। ये तो है बेसिक सा जो लैंग्वेज डेवलपर ने पहले से ही कंपाइलर को बता दिया है कि आपने एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करनी है या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन जो भी करना है। लेकिन अगर हम उससे हट के उस ऑपरेटर से कुछ और काम करवाना चाहें, जैसे प्लस ऑपरेटर से हम कुछ और उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहेंगे। यानी कि इसके पहले पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है दैट अलाउ द प्रोग्रामर को अलाउ करता है टू रीडिफाइंड एडिशनल मीनिंग ऑफ ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है उसमें उसके मीनिंग में कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर दो, उसकी वर्किंग है जो वो चेंज कर दो, उसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहेंगे। ऑपरेटर वही होगा, उसकी वर्किंग है जो वो अब प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग होगी। अब लैंग्वेज डेवलपर के अकॉर्डिंग ही हो गया, प्रोग्रामर वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन या चेंजिंग कर सकता है। Is a type of polymorphism in which single operator is overloaded to give user defined meaning to it। ये पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप है जिसमें सिंगल ऑपरेटर को ओवरलोड किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूजर। यूजर डिफाइन करता है उसके मीनिंग कि ये ऑपरेटर अब क्या काम करेगा। जैसे प्लस है, उसका काम तो पहले तो था प्लस, अब अगर प्लस के साथ उस यूजर चाहता है या प्रोग्रामर चाहता है कि कोई मॉडिफिकेशन हो, अब प्लस ऑपरेटर प्लस करने के साथ साथ कुछ और काम भी करे, दो वैल्यू के साथ नहीं, अब चार वैल्यू के साथ या छह वैल्यू के साथ प्लस करे और उसके रिजल्ट स्टोर करे, तो वो कैसे होगा। और उसके बाद सो अ सिंगल ऑपरेटर कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेंड। अब ऑपरेंड है जो ऑपरेटर के राइट साइड और लेफ्ट साइड के ऊपर जो वैल्यूज होंगी उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ऑपरेटर के अंदर क्या चेंजिंग करना चाहते हो। तो नीचे ही हम एग्जांपल में देखेंगे कि प्रैक्टिकल इसको कैसे किया जाएगा। इससे पहले द ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस आर इम्प्लीमेंटेड एज फंक्शन। इनको ऑपरेटर हैं जो इसको ओवरलोड करने का तरीका फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मतलब ऑपरेटर है जो उसको फंक्शन बनाया जाएगा जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसलिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग सेम। फंक्शन ओवरलोडिंग में हम पीछे पढ़ रहे हैं कि सेम फंक्शन के नाम तो सेम होंगे लेकिन उनके पैरामीटर चेंज होंगे। मतलब एक पैरामीटर हो सकते हैं एक फंक्शन में, दूसरे में दो हो सकते हैं, तीसरे फंक्शन में तीन हो सकते हैं, लेकिन नाम फंक्शन के सेम होंगे, पैरामीटर अलग हो सकते हैं। इसी तरह ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर जो हमारा ऑपरेटर है वो सेम ही होगा, लेकिन उसकी जो फंक्शनलिटी है बाकी पैरामीटर वगैरह वो चेंजिंग हो सकती है। इसका सिंटैक्स क्या होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, रिटर्न टाइप आ जाएगी सबसे पहले, फिर ऑपरेटर का कीवर्ड आएगा जो बताएगा कि आपने इस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। तो ऑपरेटर का कीवर्ड लाजमी है, सिंटैक्स का हिस्सा है ये। ओपी ऑपरेटर है, यहाँ पे वो वाला ऑपरेटर आ जाएगा जिसको हमने ओवरलोड करना है। यहाँ पे प्लस आ जाएगा या माइनस या डिवीजन या डबल प्लस, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर, जो भी हमने ओवरलोड करवाना हो। और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पैरामीटर आ जाएंगे और फिर उस फंक्शन की बॉडी आ जाएगी कि आपने उस ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करना है। एग्जाम्पल है इसकी, रिटर्न टाइप हमारी वाइड आ गई, ऑपरेटर यहाँ पे नीचे भी आ गया, कीवर्ड है। अब ओपी की जगह पे हमने प्लस प्लस लिख दिया कि ये यूनरी ऑपरेटर है जो एक ऑपरेंड के साथ काम करेगा और इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है और इसकी फंक्शन की बॉडी आ जाएगी। ये सिंपल सी एग्जांपल थी इसकी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। अब प्रॉपर इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फिर वही बात रिपीट हो रही है कि सी प्लस प्लस के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं उनका मीनिंग या उनकी डेफिनेशन पहले से ही डिफाइंड है फॉर बेसिक डेटा टाइप। जैसा कि इंट है, दो नंबर अगर इंटीजर टाइप में हो तो उनको प्लस करें तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा, या दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं या दो डबल टाइप के नंबर हैं तो उनको ऐड करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है जो हमें पहले से पता है।
अब यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है कि अगर हमने दो इंटीजर नंबरों को ऐड करना हो तो उसके लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे या एडिशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एक्स के अंदर इंट टाइप का एक्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 2 को स्टोर करवाया, फिर एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 3 स्टोर करवाया, फिर हमने उन दोनों को प्लस करवा दिया। तो कंपाइलर को पहले से ही पता है, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपर ने कंपाइलर को पहले से ही बता दिया है कि प्लस ऑपरेटर क्या काम करेगा। तो प्लस ऑपरेटर इन दोनों को प्लस करके रिजल्ट दे देगा। ये तो था बाई डिफॉल्ट ही। अब यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बारी आती है कि वो क्या काम करे। अब नीचे एक और एग्जांपल है माई स्ट्रिंग str1 और उसके अंदर मोहम्मद। str1 एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर हमने मोहम्मद को स्टोर करवाया। हम जानते हैं कि डबल कोटेशन के अंदर हम जो भी लिखें वो स्ट्रिंग होती है। इसी तरह हमने एक और स्ट्रिंग ले ली string2 और उसके अंदर हमने बाबर को स्टोर करवा ली। अब यहाँ पे नीचे हम यहाँ एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जिसमें हम string1 और string2 को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। लेकिन होगा क्या, कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। क्यों एरर जनरेट करेगा? कंपाइलर को पता ही कोई नहीं है कि माई स्ट्रिंग क्या चीज़ है। ये वाली str1 से पहले माई स्ट्रिंग, ना ये इंट है, ना ये फ्लॉट है, ना ये डबल है। अगर तो वो डाटा टाइप हो फिर तो कंपाइलर जज कर ले। अब माई स्ट्रिंग कंपाइलर के लिए जज करना मुश्किल है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये माई स्ट्रिंग क्या है, इसलिए वो एरर दे देगा। और कॉन्कैटिनेट करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, तो इसलिए ये एरर दे देगा। उसके बाद कौन कौन से ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर सकते हैं। अर्थमेटिक्स ऑपरेटर हैं जो प्लस माइनस स्टैरिक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या मॉड ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। इससे अब बाकी ये जो रिमेनिंग ऑपरेटर हैं इन सब को हम ओवरलोड कर सकते हैं। आगे एग्जांपल है हमारी कि ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ काम करे, उसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो नीचे हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो एक्सप्लेन करेगा प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट मतलब कि 1 का इंक्रीमेंट करेगा। प्री फिक्स जिसमें ऑपरेटर हमारे पहले आएंगे, ऑपरेंड बाद में। और पोस्ट फिक्स का क्या मतलब है, पहले ऑपरेंड आएंगे और ऑपरेटर बाद में। तो हमारी ये जो दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी वो हेडर फाइल्स आ गई, क्लास का कीवर्ड आ गया, हमने इंक्रीमेंट की एक क्लास बनाई, शॉर्ट फॉर्म उसकी लिखी इंक्री। ये हमारी क्लास का नाम आ गया। उस क्लास के अंदर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर आ गया जिसके अंदर हमने एक जो मेंबर वेरिएबल है वो ले लिया जिसका नाम है डाटा और उसकी डाटा टाइप है इंटीजर। फिर हमने एक्सेस स्पेसिफायर है जो पब्लिक वो डिक्लेयर किया और उसके अंदर इंक्रीमेंट का एक फंक्शन लिख लिया। अब इस फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं, ना ही ये कोई पैरामीटर ले रहा है, तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर है। ऐसा फंक्शन जिसकी कोई रिटर्न टाइप ना हो और उसके अंदर कोई पैरामीटर भी ना हो तो उसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे वैसे हम कंस्ट्रक्टर पास कर सकते हैं लेकिन इसकी डाटा टाइप रिटर्न टाइप कोई नहीं होगी कंस्ट्रक्टर की। तो इंक्रीमेंट सेम नेम होगा जो क्लास का नेम है। इनक्री ऊपर भी है क्लास का नेम, इनक्री नीचे फंक्शन का नेम भी आ गया। तो उस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जो ऊपर हमारा वेरिएबल है डाटा उसको हम 0 से इनिशियलाइज करवा रहे हैं। मतलब कि इंक्रीमेंट क्लास है जो इंक्री, जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा मेन फंक्शन के अंदर तो डाटा वेरिएबल है जो उसके अंदर 0 वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। नीचे हमने एक फंक्शन और बनाया जो कि ओवरलोड करेगा ऑपरेटर को। वाइड रिटर्न टाइप आ गई, ऑपरेटर कीवर्ड आ गया, प्लस प्लस। अब ये है वो ऑपरेटर जिसको ओवरलोड हमने करना है। तो प्लस प्लस ऑपरेटर को हमने ओवरलोड करना है, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। तो इसकी बॉडी के अंदर आए तो प्लस प्लस डाटा, ये डाटा के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर। अब ये थी हमारी प्री फिक्स। नीचे हम आएंगे एक और फंक्शन बनाया वाइड, उसकी रिटर्न टाइप है, ऑपरेटर कीवर्ड आ गया जो कि सिंटैक्स का पार्ट है जिसने आने ही आना है। फिर प्लस प्लस, हम प्लस प्लस जो हमारा यूनरी ऑपरेटर इसको हम ओवरलोड करवा रहे हैं। अब यहाँ पे इंट है जो वो पैरामीटर आ रहा है, क्यों आ रहा है, और यहाँ पे क्योंकि हम डाटा प्लस प्लस कर रहे हैं मतलब कि ये पोस्ट फिक्स है, हमारा ऑपरेंड है जो डाटा ये पहले आ रहा है और प्लस प्लस बाद में आ रहा है। अब जो हमारी होती है ओवरलोडिंग वो मोस्टली होती है इन प्री फिक्स के थ्रू। अगर हम पोस्ट फिक्स के थ्रू करना चाहें तो उसके लिए हमें पैरामीटर लाजमी पास करना है, ये इसका सिंटैक्स है। प्री फिक्स बाय डिफ़ॉल्ट होगी, उसमें कोई एरर कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम पोस्ट फिक्स ओवरलोडिंग करना चाहें तो उसके लिए हमें पैरामीटर पास करना लाजमी है। तो ये हमने एक और फंक्शन बना लिया, ऊपर प्री फिक्स का नीचे पोस्ट फिक्स का। फिर
उसके बाद वाई डिस्प्ले एक और फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, सी आउट करेगा, मैसेज डिस्प्ले करवाएगा एक स्ट्रिंग डाटा इज इक्वल टू, और उसके अंदर डाटा की जो वैल्यू होगी वो हम स्टोर करवा देंगे। जैसे यहाँ पे 0 वैल्यू स्टोर है, फिर ये वाला फंक्शन चलेगा, फिर ये वाला फंक्शन, तो इसको हम डिस्प्ले को कॉल करके वैल्यू डाटा की आउटपुट के अंदर ले आएंगे। मेन फंक्शन के अंदर के इंक्रीमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया ओबीजे, क्लियर स्क्रीन हमारा ऑब्जेक्ट चला। उसके बाद सी आउट मैसेज डिस्प्ले करवाया हमने, जहाँ में हम क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, बिफोर इंक्रीमेंट ऑपरेटर द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वैल्यू इंक्रीमेंट होने से पहले क्या है, उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लिया। अब कंट्रोल सीधा यहाँ मेन फंक्शन में से सीधा डिस्प्ले फंक्शन के अंदर आएगा। तो ये वाली लाइन तो प्रिंट में आ जाएगी, बिफोर इंक्रीमेंट ऑपरेटर द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नीचे आउटपुट के अंदर ऑब्जेक्ट तक ये वाली लाइन आ गई। अब जैसे ही ओबीजे डॉट डिस्प्ले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हमारा कंट्रोल है जो सीधा आ जाएगा डिस्प्ले वाले फंक्शन के अंदर। यहाँ पे है डाटा इज इक्वल टू, ये वाली स्ट्रिंग भी हमारी सेम आ जाएगी। अब डाटा के अंदर स्टोर क्या है, पहली बार जैसे ही ये ओबीजे वाला ऑब्जेक्ट बना, ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा क्लास का इंक्रीमेंट, और डाटा के अंदर 0 स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई हमारी, कि करंटली वाई डिस्प्ले के थ्रू हमने डाटा की वैल्यू डिस्प्ले करवाई, वो 0 आ गई। अब नीचे आए जब हम यहाँ पे है मेन फंक्शन के अंदर प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट के अंदर इंक्रीमेंट किया। अब डायरेक्ट हम इंक्रीमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर इंक्रीमेंट हो ही नहीं सकता, वो हम किसी फंक्शन के थ्रू इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, कंट्रोल मेन फंक्शन से सीधा मूव कर जाएगा ये जो हमारा प्रीफिक्स वाला फंक्शन है वाइड ऑपरेटर प्लस प्लस, और उसके अंदर हम इस वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के अंदर करवा रहे थे, जो कि हो नहीं सकता। हमने यहाँ पे प्लस प्लस डाटा लिखा, तो डाटा के अंदर पहले 0 स्टोर था, तो उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो वैल्यू आ गई 1। वो वाला 1 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा मेन फंक्शन के अंदर। तो ये वाला मैसेज जो आफ्टर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाली लाइन प्रिंट होगी आउटपुट के अंदर। तो यहाँ पे ओबीजे डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल किया हमने, तो डाटा इज इक्वल टू, ये डाटा इज इक्वल टू भी प्रिंट हो गया, और यहाँ पे डाटा की जो वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया ये, तो 0 से अब वैल्यू 1 होगी। फिर कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर आया, अब यहाँ पे ओबीजे प्लस प्लस, अब यहाँ पे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हो रही है। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम डायरेक्टली इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, हम वेरिएबल के थ्रू करेंगे। तो उसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा कंट्रोल दोबारा क्लास के अंदर, और यहाँ पे जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो चलेगा। यहाँ पे डाटा की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी प्लस प्लस, तो वैल्यू पहले 1 थी, अब इंक्रीमेंट होके अपडेट होके 2 होगी, तो 2 वाली वैल्यू पास हो जाएगी सीधी मेन फंक्शन के अंदर। फिर हमारा ये सी आउट है जो मैसेज डिस्प्ले करवाएगा आफ्टर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा आ गया आउटपुट के अंदर। फिर ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो सीधा कंट्रोल मूव करेगा डिस्प्ले वाले फंक्शन के अंदर। यहाँ पे है डाटा इज इक्वल टू, तो डाटा इज इक्वल टू आ गया हमारा आउटपुट के अंदर। फिर यहाँ पे डाटा है जो हमारे डाटा की वैल्यू अपडेट हो गया, ये जो 1 के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो वैल्यू 2 आ गई। तो 2 है जो मेन फंक्शन के अंदर पास हुई, और वो दोबारा डिस्प्ले के फंक्शन के थ्रू हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। ये था हमारा यूनरी ऑपरेटर के जो एक ऑपरेंड के साथ काम करेगा। अब जो डाटा है एक ही वेरिएबल है, इसके साथ ही प्लस प्लस डाटा आ गया, और डाटा प्लस प्लस, मतलब एक ऑपरेंड है और एक ही ऑपरेटर है। ये है हमारा यूनरी ऑपरेटर। अब हम देखते हैं बाइनरी ऑपरेटर के थ्रू हम कैसे ओवरलोडिंग करेंगे। ये थोड़ा सा सिंटैक्स इसका चेंज है, यूनरी ओवरलोडिंग और बाइनरी ओवरलोडिंग में सिंटैक्स चेंज है। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो बाइनरी एडिशन ऑपरेटर करेगा। यहाँ पे भी ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे बाइनरी मतलब 2 ऑपरेंड आ जाएंगे। तो हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हेडर फाइल्स आ गई, क्लास का नाम आ गया ऐड क्लास के अंदर के प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर आ गया, उसके अंदर 2 वेरिएबल हैं ए और बी, दोनों की डेटा टाइप इंटीजर है। और फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर आ गया। फिर यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन, अब क्लास का नाम भी ऐड है और फंक्शन का नाम भी ऐड है, तो इसका मतलब है ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, इसकी कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ए और बी जो के ऊपर हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उनको इनिशियलाइज करवा रहे हैं 0 के साथ। तो कंस्ट्रक्टर है जो ऐड का, उसमें जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा मेन फंक्शन के अंदर ऐड का, क्लास ऐड का, तो ए और बी की वैल्यू 0 हो जाएगी।
फिर हमने एक और फंक्शन इन नाम का डिक्लेयर किया, जो क्या कर रहा है, हमें एक प्रॉम्प्ट देगा सी आउट के थ्रू कि ए की वैल्यू को एंटर करो, वो सी इन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एंटर कर लेंगे। फिर सी आउट ऑब्जेक्ट एक हमें प्रॉम्प्ट देगा या मैसेज देगा कि एंटर करो बी की वैल्यू, तो वो हम सी इन ऑब्जेक्ट के थ्रू बी के अंदर स्टोर करवाएंगे। मतलब इन वाला फंक्शन है जो वो ए और बी की वैल्यू को इनपुट करवाएगा। फिर हमने नीचे एक और फंक्शन डिक्लेयर किया शो नाम का, जो क्या करेगा, ए की वैल्यू है जो वो डिस्प्ले करवा देगा सी आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू, और बी की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। अच्छा, हाँ, यहाँ पे हमारी क्लास एंड होगी। हमारे पास दो डाटा मेंबर थे ए और बी, एक कंस्ट्रक्टर आ गया और एक इनपुट वाला फंक्शन और एक शो वाला फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे आ गया है बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ पे है समझने वाली बात। यहाँ पे जो हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर देखा है, जो ये था, यहाँ पे जो हमने ओवरलोडिंग करवाई है वो थी वाइड, मतलब कि कोई रिटर्न टाइप नहीं थी, ना ही इसका कोई पैरामीटर था। यूनरी ऑपरेटर का सिंटैक्स ओवर है, यहाँ पे है बाइनरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो ऐड आ रही है, मतलब कि क्लास का नाम भी ऐड है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट होगा तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और वो ऑब्जेक्ट ऐड नाम की क्लास के अंदर जाएगा। उसके बाद ऑपरेटर है जो कीवर्ड है, सिंटैक्स का पार्ट है जो यहाँ पे प्लस है, जो ये बता रहा है कि हम प्लस ऑपरेटर को या एडिशन ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। अब यहाँ पे आ गया है ऐड पी, ये भी नई चीज़ है, पैरामीटर। ऐड क्लास का एक पैरामीटर है जिसका नाम है पी। तो ये एक नई चीज़ आ गई है। ये क्या करेगा, आगे नीचे जाके हम देखेंगे मेन फंक्शन में से कि वैल्यू के कौन सी वैल्यू यहाँ पे पास होगी मेन फंक्शन में से, क्योंकि ये एक पैरामीटर है तो इसके अंदर कोई वैल्यू लाजमी पास होगी। तो इस फंक्शन की जो जिसको हमने ओवरलोड करना है, इसकी बॉडी के अंदर आए, ऐड क्लास का नाम है, फिर यहाँ पे टेम्प इस क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया। अब टेम्प डॉट ए के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, पी डॉट ए प्लस ए। अब ये हम डिस्कस करते हैं कि ये होती क्या है। फिर ये रिटर्न करेगा टेम्प। अब आते हैं मेन के अंदर। मेन के अंदर हमें इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि ये पी डॉट ए और टेम्प डॉट ए ये क्या चीज़ें हैं। मेन के अंदर आए, ऐड क्लास का नाम आ गया, इसके तीन ऑब्जेक्ट मान गए, एक्स वाई जी, तीन ऑब्जेक्ट मान गए। क्लियर स्क्रीन का ऑब्जेक्ट चला। सी आउट एंटर टू वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की दो वैल्यूज को एंटर करो। एक्स है जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो ऐड क्लास का है। अब एक्स की दो वैल्यू एंटर करनी है, तो वो एक्स डॉट इन, जैसे ही एक्स डॉट इन एग्जीक्यूट होगी लाइन, कंट्रोल सीधा मूव कर जाएगा इनपुट वाले फंक्शन के अंदर। अब एक्स के अंदर ए की वैल्यू इनपुट होगी और बी की वैल्यू इनपुट होगी, मतलब कि एक्स के अंदर अब दो वैल्यू स्टोर हैं, ए की और बी की, दो वेरिएबल्स हैं। इसी तरह हमने एक और प्रॉम्प्ट दिया यूजर को कि एंटर टू वैल्यू ऑफ वाई। अब वाई है जो, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है ऊपर, तो हमने डिक्लेयर किया है। तो वाई डॉट इन ये भी इनपुट वाले फंक्शन को कॉल करेगा, तो वाई के लिए भी ए की वैल्यू स्टोर होगी और वाई के लिए बी की वैल्यू स्टोर होगी। मतलब कि एक्स की भी दो वैल्यूज हैं ए और बी, और वाई की भी दो वैल्यूज हैं ए और बी। अब नीचे वाली लाइन क्या कर रही है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज को प्लस करो और z के अंदर स्टोर करवा दो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, अगर तो x की एक वैल्यू होती और y की एक वैल्यू होती, हम सिंपल प्लस करते और z के अंदर इनका रिजल्ट स्टोर करवा देते। लेकिन यहाँ पे x की भी दो वैल्यूज हैं और y की भी दो वैल्यूज हैं। अब इनको ऐड करने के लिए हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब x है जो, ये है हमारा x है जो हमारा, ये है कॉलिंग ऑब्जेक्ट, और y है जो हमारा, ये है पैरामीट्रिक ऑब्जेक्ट। मतलब अब ये वाली जो लाइन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट है x, और y है जो पैरामीट्रिक ऑब्जेक्ट है। अब जो भी वैल्यूज़ हैं y की दो वैल्यूज़ हैं जो यहाँ से हमने इनपुट करवाई हैं, a और b की वैल्यूज़। तो लेट्स से कि x की दो वैल्यूज़ हमने इनपुट करवाई 10 और 20। एक x का जो a है उसके अंदर 10 है, और x का जो b है वो उसके अंदर 20 है, यहाँ पे जो हमने एंटर की थी। तो x के a के अंदर 10 स्टोर है और x के b के अंदर 20 स्टोर है। इसी तरह जब y डॉट इनपुट वाला फंक्शन चला तो y के a के अंदर 50 स्टोर है और y के b के अंदर 80 स्टोर है। अब यहाँ पे हमने जो बात की है अभी कि x हमारा कॉलिंग फंक्शन है और y है जो x है जो हमारा वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, और y है जो हमारा वो पैरामीट्रिक ऑब्जेक्ट है। तो अब y के जो a और b की वैल्यू हैं यहाँ से सीधी पास होगी ये ऊपर, जहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोड होगा ऐड p। तो यहाँ पे p है जो ये ऐड क्लास का एक ऑब्जेक्ट है,
तो y के a और b की वैल्यू सीधी जाएंगी p के पास। अब यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है एक ऑब्जेक्ट टेम्प डॉट ए, तो टेम्प डॉट ए के अंदर ये जो पी डॉट ए है, वाई की ए की वैल्यू स्टोर होगी पी डॉट ए के अंदर और वाई के बी की वैल्यू स्टोर होगी पी डॉट बी के अंदर। इसी तरह जो एक्स है, एक्स की ए की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी और एक्स की बी की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। मतलब यहाँ पे होगा क्या, टेम्प डॉट ए के अंदर वाई के ए की वैल्यू, वाई के ए की वैल्यू है 50, वो आ गई यहाँ पे पी डॉट ए के अंदर। फिर x के a की वैल्यू, और x के a की वैल्यू क्या है 10, तो 50 प्लस 10 होगा इस लाइन के अंदर, 60 आ गया। तो 60 जाके स्टोर हो जाएगा टेम्प डॉट ए के अंदर, 60 यहाँ पे स्टोर हो गया। अब y की b की वैल्यू, y के b की वैल्यू है 80, ये y है, y के b की वैल्यू 80 है, जो ये सीधी यहाँ पे आई, यहाँ से सीधी यहाँ पे आ गई पी डॉट बी के अंदर, 80 यहाँ पे स्टोर हो गया। ये y के b की वैल्यू थी, इसमें प्लस कर दो x के b की वैल्यू, तो x के b की वैल्यू है 20, तो 80 प्लस 20 100 हो गया। 100 कहाँ पे स्टोर होगा जाके टेम्प डॉट बी के अंदर। तो x के अंदर टेम्प डॉट ए के अंदर हमारा 60 स्टोर है और टेम्प डॉट बी के अंदर हमारा 100 स्टोर है। दोनों वैल्यूज हैं जो वो रिटर्न हो जाएंगी ऐड क्लास के अंदर, क्योंकि हमारी जो रिटर्न टाइप है वो ऐड है। तो यहाँ पे अब जो सीधा हम आएंगे वो z के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। अब z का भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट है z भी एक के ऊपर हमने डिक्लेयर किया है, तो z के लिए भी a की वैल्यू होगी और z की b की वैल्यू भी होगी। x की भी दो वैल्यूज थी a और b, y के लिए भी दो वैल्यूज हैं a और b, और z के लिए भी दो वैल्यूज हैं a और b। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद z की वैल्यूज भी दो आ जाएंगी। तो x डॉट शो जो हमने दो वैल्यू इनपुट करवाई हैं वो आउटपुट के अंदर आ जाएंगी 10, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। फिर y डॉट शो, ये शो फंक्शन के थ्रू आ जाएंगी 50 और 80, y डॉट शो जब चलेगा। तो 50 और 80 हमने जो एंटर की थी यहाँ से ऊपर। अब उसके बाद z डॉट शो, z डॉट शो के अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी, ये वाली हैं जो रिटर्न टेम्प करेगा, जो हमारा रिजल्ट आया है वो शो वाला फंक्शन जब चलेगा तो z का जो a है उसके अंदर क्या वैल्यू आ रही थी 60, जो कि हमारा रिजल्ट आया है 50 और 10 को ऐड करने के बाद। इसी तरह z की जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 100, जो कि ऊपर हमने कैलकुलेट कर ली। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा z के a की वैल्यू 60 और z के b की वैल्यू 100। ये था हमारा बाइनरी ऑपरेटर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।